आ जाओ बेटा, सेक्शन 35 AD, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, सेक्शन 35 AD, है ना। अभी तक मैं थोड़ा सा हिंट कर दूं, हम पीजीबी भी पढ़ रहे थे, पीजीबी बीच से हम उठ के टैक्स रेट्स पढ़ने चले गए थे, 115 पीएसी वगैरह हम पढ़ के आए, वापस से हमने अपने पीजीबी में प्रस्थान किया है। सेक्शन 32 हमने पढ़ लिया था डेप्रीसिएशन का, आपको याद है क्या पढ़ लिया था? सेक्शन 32 हमने डेप्रीसिएशन पढ़ लिया था, और डेप्रीसिएशन के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया था? बताओ 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 बताओ, क्या क्या पढ़ लिया था? एडिशनल डेप्रीसिएशन पढ़ लिया था, याद है क्या? फिर सेक्शन 35 हमने पढ़ लिया था साइंटिफिक रिसर्च, याद है आपको क्या पढ़ लिया था? साइंटिफिक रिसर्च। साइंटिफिक रिसर्च के साथ साथ हमने क्या पढ़ लिया था बताओ? ये पढ़ा था ना? नहीं, स्पेक्ट्रम वाला नहीं पढ़ा था अपन ने। हाँ, रबर 33 AB, सेक्शन 33 AB, टी कॉफी रबर पढ़ लिया था। उसमें दो चीजें थी, एक कि वो परसेंटेज कितना एग्रीकल्चर इनकम में जाता है और कितना पीजीबीपी इनकम में जाता है, याद है क्या? फिर हमने पढ़ा था कि अगर आप एक स्पेसिफिक डोनेशन करते हो 33, मतलब एक अकाउंट में पैसा जमा करते हो स्पेसिफिक असेट वगैरह खरीदने के लिए, तो आपको डिडक्शन मिल जाता है। कुछ कुछ याद है आपको ऐसा कुछ? अरे हाँ, आइए आज एकदम नया सेक्शन, गरम गरम ताजा ताजा नहा धो के आया ये सेक्शन पढ़ते हैं। 35 AD थोड़ा हैवी सेक्शन है, ठीक है, ध्यान से सुनेंगे सब लोग। ये मैंने उसके शॉर्ट नोट्स आपके सामने यहाँ पे लिख दिए ताकि जिंदगी थोड़ी सी आसान हो जाएगी। सेक्शन 35 AD क्या बोलता है? अगर आप इन बिजनेसेस में हैं तो ये बिजनेसेस कहलाते हैं स्पेसिफाइड बिजनेसेस। क्या कहलाते हैं? आई रिपीट, ये क्या कहलाते हैं? स्पेसिफाइड बिजनेस। इन बिजनेसेस के लिए अगर आपने कोई असेट खरीदा, क्या खरीदा? कोई असेट खरीदा, तो उसका आपको 100% डिडक्शन देन एंड देयर मिल जाएगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आई? कुल मिला के अगर आप स्पेसिफाइड बिजनेस करते हैं और स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आप कोई असेट खरीदते हैं, तो उस असेट का आपको 100% डिडक्शन मिल जाता है। यानी कुछ 32 का डेप्रिसिएशन लेने की जरूरत नहीं है। 1 लाख की मशीनरी खरीदी अलाउ, 5 लाख का ये खरीदा वो अलाउ, जो जो खरीदा जब जब जैसे जैसे खरीदा वो क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। अब मुझे आप खुद बताओ, क्या सारे असेट्स अलाउ होंगे? क्या सारे असेट्स अलाउ होंगे? नहीं, कॉमन सेंस की बात है ना बेटा, लैंड एंड वगैरह में थोड़ी ना दे देंगे 100% डिडक्शन। क्या बात समझ में आ रही है? बहुत सारी चीजें जो नहीं भी होंगी, लेकिन अभी पहले हमको समझना है स्पेसिफाइड बिजनेस कौन कौन से होते हैं। क्या बोला क्या बोला क्या बोला क्या बोला, ये बताओ स्पेसिफाइड बिजनेस क्या होता है? ये बिजनेसेस, अगर आप ये बिजनेस करते हो तो आप स्पेसिफाइड बिजनेसेस में हो, और इन बिजनेसेस के आपको क्या मिलते हैं? असेट्स के लिए आपको क्या मिलता है? 100% डिडक्शन। क्या मिलता है? 100% डिडक्शन। और क्या है वो असेट? स्पेसिफाइड असेट्स, ये देख लो एक बार क्या क्या आ जाता है उनके अंदर। अगर आप ये काम करते हो, पहला काम आपका काय का है बेटा? कोल्ड चेन फैसिलिटी। काय का है? सेटिंग अप एंड ऑपरेटिंग क्या बेटा? कोल्ड। क्या होता है कोल्ड चेन फैसिलिटी? अरे एग्रीकल्चर वगैरह आपका, आप फ्रीजर्स हैं, डीप फ्रीजर्स का काम करते हो। क्या बात समझ में आ रही है? जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है उनको आप कोल्ड चेन में रख के आप ट्रांसपोर्ट वगैरह करने का, कोल्ड चेन का आप उनको करके देते हो। क्या बात समझ में आ रही है? कोल्ड चेन फैसिलिटी का आपका काम है। फिर आपका क्या काम है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। क्या बात समझ में आ रही है? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। लेकिन अच्छा, ये सामने डेट क्या लिखी हुई है? अगर आपने कोल्ड चेन फैसिलिटी का बिजनेस शुरू हुआ है 1/4/2009 के बाद, तो आपको मिलेगा। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी कब है? 2009 के बाद। क्या बात क्या ये ईयर याद करने? मेरे हिसाब से तो आपको याद नहीं करने हैं। क्या बात समझ में आ रही है? मेनली आपको ये नाम ही याद रखने हैं, यही रख लो, वही बहुत है। क्या बात समझ में आ रही है? पहला क्या है? कोल्ड चेन फैसिलिटी। दूसरी क्या है बेटा? वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। तीसरा क्या है मुझे बताओ बेटा? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पेट्रोलियम ऑयल एंड नेचुरल गैस। मतलब कि आपकी पाइपलाइन का काम है वो नेचुरल गैस ट्रांसपोर्ट करने के लिए। बिल्डिंग ऑपरेटिंग होटल ऑफ 2 स्टार या अबाव। आपने होटल बनाया है 2 स्टार या उससे ज्यादा का। या आपने क्या बनाया बेटा? हॉस्पिटल बनाया है। क्या बनाया है? हॉस्पिटल। कितने? कम से कम 100 पेशेंट बेड्स का। यानी होटल बनाया क्या? 2 स्टार या उससे ज्यादा। हॉस्पिटल बनाया 100 मरीज या उससे ज्यादा। 100 मरीज मतलब जरूरी नहीं मरीज हो, 100 बिस्तर होना चाहिए, ठीक है, 100 पेशेंट बेड्स, ठीक है। डेवलपिंग एंड बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर स्लम डेवलपमेंट स्कीम। स्लम डेवलपमेंट स्कीम के अंदर आपने कोई हाउसिंग बिल्डिंग प्रोजेक्ट है आपका? डेवलपमेंट बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम। प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स इन इंडिया। सेटिंग एंड ऑपरेटिंग इनलैंड कंटेनर डिपो, कंटेनर फ्रेट स्टेशन। बी कीपिंग का आपका काम है। बी कीपिंग मतलब मधुमक्खी पालन करते हैं आप। क्या बात समझ में आ रही है? आपने मधुमक्खी पालन करते हैं, मधुमक्खी को पालते हैं, उससे हनी हनी का काम करते हैं, मतलब बी कीपिंग का आपका काम है। प्रोडक्शन ऑफ बी हनी एंड वैक्स। क्या बात समझ में आ रही है? सेटिंग एंड ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर शुगर। शक्कर के लिए आपने क्या किया? वेयर हाउसिंग फैसिलिटी चालू की है। लेइंग एंड ऑपरेटिंग स्लरी पाइपलाइंस फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ आयरन ओर। पाइपलाइन होती है आयरन ओर को ट्रांसफर करने के लिए, वो। फिर क्या है? सेमीकंडक्टर
वेफर फैब्रिकेशन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यानी सेमीकंडक्टर वगैरह की अगर आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो, और डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग अ न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी, अगर ये काम आप करते हैं तो आप क्या कहलाते हैं बेटा, क्या कहलाते हैं आप, क्या कहलाते हैं स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं आप, स्पेसिफाइड बिजनेस कहलाते हैं। कितनों को समझ में आया, हाथ उठाओ। ठीक है क्या, तो इसको याद कैसे करना है, अब करना है तो करना है, क्या कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन एक को याद करने का थोड़ा तरीका बताता हूं। सिमिलर चीजों को ग्रुप कर लो। सिमिलर चीजों कैसे ग्रुप कर लोगे बताओ, कितने आइटम है टोटल ये बताओ। देखो कौन कौन है एक जैसा बताओ। सेटिंग अप वेयर हाउसिंग फैसिलिटी, कोल्ड चेन फैसिलिटी, क्या बात समझ में आ रही है। और क्या है बताओ, सेटिंग अप ऑपरेटिंग वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर शुगर, कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फॉर एग्रीकल्चर और वेयर हाउस फॉर शुगर। क्या बात समझ में आ रही है। अच्छा ये एक कलर हो गया। दूसरा क्या है बताओ, क्रॉस कंट्री पाइपलाइन और एक ये स्लरी पाइपलाइन, पाइपलाइन वाले दो हैं। क्या बात समझ में आ रही है। क्रॉस कंट्री पाइपलाइन करते हो या तो फिर क्या करते हो, स्लरी पाइपलाइन करते हो, या तो अब दो और कौन से हो जाएंगे एक साथ, हॉस्पिटल बनाते हो, होटल बनाते हो। क्या बात समझ में आ रही है। और सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट सारे एक साथ कर दो। कौन कौन से डेवलपमेंट कर रहे हैं, डेवलपिंग बिल्डिंग हाउसेज स्लम डेवलपमेंट, डेवलप बिल्डिंग प्रोजेक्ट अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, और क्या है डेवलपिंग मेंटेनिंग ऑपरेटिंग न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। क्या बात समझ में आ रही है। हाउसिंग प्रोजेक्ट आप चलाते हो स्लम डेवलपमेंट के अंदर, डेवलपिंग बिल्डिंग करते हो अंडर अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम, या तो फिर न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी का आपका काम है। क्या बात समझ में आ रही है। फिर क्या है, बाकी सब एक साथ डाल दो, बाकी जो बचे हैं। ठीक है, क्या क्या बच गया, कौन कौन से हो गए। फर्टिलाइजर करते हो, ये सेटिंग अप और ऑपरेटिंग उसी में डाल सकते हो, लाल कलर में ही। एक काम करो, पहला वाला इनलैंड डिपो कंटेनर फ्रेट, और फिर आखिरी में सिर्फ ये दो एक साथ आ जाएंगे, बी कीपिंग और फर्टिलाइजर्स, ये दोनों अलग है। समझ में आया। सेटिंग अप वाले कितने हैं बताओ, रेड कलर के 4। सेटिंग अप वाले कितने हैं 4, बोलो कौन कौन से। अबे सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटी, दूसरा वेयर हाउस फैसिलिटी, तीसरा इनलैंड कंटेनर डिपो, और चौथा क्या है बेटा, वेयर हाउसिंग फॉर शुगर। पहला 4 चीज सेटअप करी तो स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या क्या सेटअप किया बताओ, सॉरी कितने हो गए, 1 2 3 4 5। सेटिंग अप वाले कितने हो गए 5, कौन कौन से बताओ। सेटिंग अप कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर एग्रीकल्चर, वेयर हाउस फैसिलिटी फॉर शुगर, फिर क्या था तुम्हारा बताओ, सेटिंग अप फॉर इनलैंड डिपो फ्रेट स्टेशन बनाया है, या फिर क्या किया है, सेमीकंडक्टर का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाया है। क्या बात समझ में आ रही है, ये 5 चीज। उसके बाद क्या था, पाइपलाइन वाले 2, एक था कौन सा, ऑयल नेचुरल पेट्रोलियम पाइपलाइन, या तो फिर स्लरी पाइपलाइन फॉर आयरन ओर। क्या बात समझ में आ रही है। फिर क्या था, हॉस्पिटल बनाया या होटल बनाया। हॉस्पिटल बनाया कौन सा, 2 स्टार, और होटल बनाया कौन सा, 100 बेड वाला। उल्टा बोल रहा हूं मैं, हॉस्पिटल बनाया 2 स्टार नहीं, हॉस्पिटल बनाया 100 बेड वाला, और होटल बनाया 2 स्टार। हाँ भैया, हॉस्पिटल 2 स्टार, 2 स्टार होटल चाहिए इनको। ठीक है, उसके बाद क्या है, फिर क्या है, फर्टिलाइजर उगाते हो, मधुमक्खी पालन करते हो। क्या बात समझ में आ रही है। ऐसा कोई काम करते हो तो समझ गए कि हाँ या ना बोलो। अगर ये काम आप करते हो तो आप क्या कहलाते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या कहलाते हो, स्पेसिफाइड बिजनेस। स्पेसिफाइड बिजनेस तो कहलाते ही कहलाते हो। आपको क्या मिल जाता है, सीधे सीधे क्या मिल जाता है, 100% डिडक्शन मिल जाता है। नालायक फोन में बात कर रही है। ठीक है, तेरा भी 100% डिडक्शन हो जाएगा एक दिन। ठीक है, फिर इसके बाद क्या है, फिर इसके बाद क्या इन्होंने बोला, लेकिन कुछ कंडीशंस है। लेकिन कुछ क्या है, कंडीशन। क्या है कंडीशन बताओ, क्या है कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन ये है कि ये जो बिजनेसेस हैं ये ओरिजिनली स्टार्ट हुए होना चाहिए। ओरिजिनली स्टार्ट हुआ होना चाहिए मतलब कि ये स्प्लिटिंग अप या रिकंस्ट्रक्शन से नहीं बने होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, आपका और भी कंपनी थी, आपने इस चीज को क्या कर दिया, मतलब नई कंपनी नहीं है, आपने क्या किया है, स्प्लिट होके या रिकंस्ट्रक्शन होके बनी है, तो आपको ये सब डिडक्शन नहीं मिलेंगे। फ्रेश कंपनी स्टार्ट होनी चाहिए। हाँ या नहीं फटाफट बोलो। दूसरा,
जिस प्लांट एंड मशीनरी का डिडक्शन ले रहे हो, प्लांट एंड मशीनरी क्या होनी चाहिए? न्यू होनी चाहिए, सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए। सेकेंड हैंड मशीनरी खरीदी, पता पड़ा तुम जबरदस्ती एक बार एक जगह यूज करो, फिर सेकेंड हैंड यहाँ पे लाके 100% डिडक्शन ले लो। इसलिए मशीनरी कौन सी होनी चाहिए? न्यू, सेकेंड हैंड नहीं होनी चाहिए। हो मेरे साथ। एक पॉइंट और है, लेकिन अगर आपने कोई सेकेंड हैंड मशीन इंपोर्ट करी है इंडिया में, मतलब है सेकेंड हैंड, लेकिन वो फर्स्ट हैंड कहां पे यूज हो रही थी? विदेश में। और आपने, सुन रहे हो, आपने इंपोर्ट करी है सेकेंड मशीनरी कहां पे बेटा? इंडिया में। तो वो इंडिया में फर्स्ट हैंड ही मानी जाएगी, तब उसको 100% डिडक्शन आपका मिल जाएगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। पक्का? नहीं आया? क्या क्या होना चाहिए? नई कंपनी होनी चाहिए, नई मशीन होनी चाहिए, सेकंड हैंड नहीं होनी चाहिए, दूसरे देश से इंपोर्ट होकर आई है तो सेकंड हैंड ही कहलाएगी। क्या बात है? तो वो फर्स्ट हैंड ही कहलाएगी अपने देश में। क्लियर है क्या? दूसरा, अगर आप क्रॉस कंट्री पाइपलाइन है, क्या है? क्रॉस कंट्री पाइपलाइन, आप पेट्रोलियम पाइपलाइन बिछाए हो, तो उसकी एक कंडीशन पता क्या है? कि आपको वो पाइपलाइन क्या करनी पड़ेगी? आपको पाइपलाइन क्या करनी पड़ेगी? दूसरी कंपनीज को भी देनी पड़ेगी। जैसे रिलायंस की पाइपलाइन है, पेट्रोलियम पाइपलाइन, वो उसको शेयर करनी पड़ती है किसके साथ? भारत पेट्रोलियम के साथ, बीपीसीएल के साथ, ठीक है क्या? इंडियन ऑयल के साथ। आपको उसको दूसरे के साथ शेयर करना पड़ेगा, तभी आपको उसका क्या मिलेगा? 100% डिडक्शन मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। समझे कि नहीं समझे? समझे कि नहीं समझे? समझ गए, ठीक है क्या? इसके बाद और क्या है पॉइंट तुम्हारा? किस किस का डिडक्शन नहीं मिलेगा? लैंड का नहीं मिलेगा, गुडविल का नहीं मिलेगा, ठीक है, और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का नहीं मिलेगा। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट मतलब वही शेयर्स वगैरह, डिबेंचर, इन्वेस्टमेंट्स वगैरह खरीदे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, इन सब का रिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। और अगर आपको रिडक्शन चाहिए तो आप क्या है? 10,000 इन अ डे से ज्यादा का कैश पेमेंट नहीं करेंगे। ये तो अपन ने पढ़ाई है पहले भी बहुत जगह पे कि 10,000 तक आप कैश पेमेंट कर सकते हो, उससे ज्यादा कैश पेमेंट अगर आपने एसेट को खरीदने के लिए करी है तो वो अलाउ नहीं होगी। क्लियर या ऑल क्लियर? फटाफट बोलो। और एक बात और है कि सेक्शन 32 का डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। अरे जब एक ही बार में डिडक्शन मिल गया, जब एक ही बार में डिडक्शन मिल गया तो काहे का 32 का डेप्रीसिएशन? कोई डेप्रीसिएशन नहीं मिलेगा। कितनों को कहानी समझ में आई? पक्का? अभी कुछ बातें और बतानी है। हाँ, क्या रिपीट कर दूं? कि अगर आपने 100% डिडक्शन अभी ले लिया है, 100% डिडक्शन अभी आपने ले लिया है, तो सेक्शन 32 का डेप्रीसिएशन आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जब अभी पूरा माइनस कर लिया तो हर साल थोड़ा थोड़ा डेप्रीसिएशन भी चाहिए, क्या? नहीं मिलेगा। हाँ या ना? अरे हाँ हाँ, ये हो गया तुम्हारा सेक्शन 32 का, ये 35 एडी। अब इसमें कुछ बातें और हैं। देखो होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, मेरे दो तीन बिजनेसेस हैं, मेरे दो तीन क्या है? बिजनेस। एक बिजनेस प्रॉफिट में है और एक बिजनेस काय में है? लॉस में। तो क्या होता है, एक बिजनेस का लॉस दूसरे बिजनेस के प्रॉफिट से क्या हो जाता है? सेट ऑफ हो जाता है और फिर नेट टैक्स भरना पड़ता है। ऐसे ही होता है, बोलो हाँ। लेकिन यहां पे क्या कंडीशन है कि स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट से, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। मतलब समझो, मेरा एक कोचिंग है और मेरी एक कपड़े की दुकान है, मेरी कपड़े की दुकान का लॉस मेरी कोचिंग के बिजनेस से सेट ऑफ हो सकता है। दोनों में से कुछ भी स्पेसिफाइड है क्या? नहीं। ठीक है, मेरी एक कोचिंग है और मेरी एक कपड़े की दुकान है, सही में भी है, ठीक है क्या? तो मेरी एक कोचिंग और मेरी क्या है बेटा? कपड़े की दुकान है। तो मेरे कपड़े की दुकान का लॉस होना वैसे ठीक है, लेकिन कपड़े की दुकान का लॉस क्या है बेटा? सेट ऑफ हो सकता है काहे के बेटा? कोचिंग के प्रॉफिट से। हो सकता है क्या? हाँ, कोचिंग के लॉस की तो मैं बात ही नहीं करता कभी। क्या बात समझ में आ रही है? तो वहां का प्रॉफिट क्या है, वहां का लॉस यहाँ के प्रॉफिट में सेट ऑफ हो सकता है। यहां तक समझ में आया? नहीं आया? लेकिन अगर मैं एक 2 स्टार होटल खोल लूं, 3 स्टार होटल खोल लूं, 100 पेशेंट का होटल खोल लूं, नहीं 100 पेशेंट का हॉस्पिटल खोल लूं, क्या बात समझ में आ रही है? अगर मैं ये खोल लूं तो सुनो तो बे, उसका लॉस क्या इससे सेट ऑफ हो पाएगा? नहीं। क्यों नहीं हो पाएगा? क्यों बोला ऐसा? देखो, तुमको 100% डिडक्शन मिल रहा है कोई भी चीज खरीद के आ रहे हो तो। सोचो ना, बड़ी बड़ी प्लांट एंड मशीनरी का 100% डिडक्शन पहले ही साल में मिल रहा है, मतलब पक्की बात है कंपनी काहे में जाने वाली है? लॉस में। 100% डिडक्शन मिल रहा है। कुछ नया एसेट खरीदा, नई प्लांट एंड मशीनरी खरीदी, तो उसका 100% डिडक्शन मतलब प्रॉफिट एंड लॉस में क्या आने वाला है? लॉस। और इसका लॉस अब बाकी से सेट ऑफ करते रहोगे तो यहां का टैक्स तो मर ही रहा है, वहां का टैक्स भी मरेगा। इसलिए क्या बोला? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस। क्या बोला? क्या बोला? क्या बोला? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सिर्फ किससे सेट ऑफ होगा? स्पेसिफाइड बिजनेस से, कहीं और यहां वहां से सेट ऑफ नहीं होगा। अच्छा, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लिमिट रहती है, कैरी फॉरवर्ड करने के लिए लिमिट रहती है। अब क्योंकि लॉस ही स्पेसिफाइड बिजनेस से करने दे रहे हैं तो बोले एक काम करो, जब तक है जहां, जब तक है
मन क्या करते रहना, कैरी फॉरवर्ड करते रहना। अगले साल भी लॉस हुआ, अगले साल भी, जब तक सेट ऑफ पूरा ना हो जाए तब तक आप क्या कर सकते हो, कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो। क्या बात समझ में आ रही है? अनलिमिटेड पीरियड तक सेट ऑफ हो सकता है। हाँ, लॉस वाला समझ नहीं आया मतलब? स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस ओनली। मतलब अगर मेरे 3 बिजनेस हैं और बाकी 2 बिजनेस में क्या है, प्रॉफिट है, और स्पेसिफाइड बिजनेस में क्या है, लॉस है, तो क्या ये वाला लॉस इस बिजनेस के प्रॉफिट से एडजस्ट होगा? अरे नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि ये स्पेसिफाइड बिजनेस है, आपको पूरा बड़ा बड़ा फिक्स एसेट एक ही बार में क्या मिल रहा है, डिडक्शन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? डिडक्शन मिल रहा है। डिडक्शन मिल रहा है मतलब पीएनएल में डेबिट करने दे रहे हैं। ठीक है, कोई बड़ी सी प्लांट एंड मशीनरी आई 25 लाख की, आपने डेबिट करने दे दी, तो पक्की सी बात है इसमें क्या आने वाला है, पहले साल में तो लॉस ही आने वाला है। लॉस ही आने वाला है, क्यों? क्योंकि कैपिटल एसेट्स जब पीएनएल में जाने लग जाए तो बिजनेस में तो क्या आएगा, लॉस ही आएगा। तो इस लॉस को हम क्या करने दे सकते हैं, दूसरे प्रॉफिट सेट ऑफ करने नहीं दे सकते हैं। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस विल बी सेट ऑफ अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट ओनली, किसी और से सेट ऑफ नहीं होगा। कितनों को समझ में आ गया? अभी आ गई बात? ठीक है। क्या दूसरी चीज क्या है, आपने जो बिजनेस के लिए खरीदा, आपने क्या किया, होशियारी दिखाई, स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए एसेट खरीदा, 100% डिडक्शन लिया और बेच दिया। बताओ, बदतमीजी है नहीं है? बिल्कुल बदतमीजी है ना? ऐसी बदतमीजी नहीं सही जाएगी। जिस साल भी बेचोगे क्या बना दिया जाएगा, प्रॉफिट बना दिया जाएगा। आपके काय का, पीजीपीपी का, आपके काय का, पीजीपीपी का क्या बना दिया जाएगा, प्रॉफिट बना दिया जाएगा। एक सेकंड रुकना, मुझे देखना है किसी एक में 8 साल का वो होता था। ए, 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 हाँ, जिसका आपने डिडक्शन लिया आप उसको मैक्सिमम 8 साल तक ही क्या कर सकते हो, मिनिमम 8 साल तक आपको उसको क्या करना है, स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना है। 8 साल बाद कर सकते हो, 8 साल तक आपको क्या करना है, उसको स्पेसिफाइड बिजनेस में यूज करना है। अगर उसके पहले बेच दिया तो क्या हो जाएगा, प्रॉफिट मान लिया। अच्छा, एक होता है कन्वर्ट करना, एक क्या होता है, कन्वर्ट करना। चलो एक बार रीड करते तुम्हारी किताब में क्या क्या लिखा हुआ है। ये सब मिल गया, ये पूरा सेम होगा क्या, रीड कराने की जरूरत है क्या? कौन सी? मैं एक सेकंड पहले पूरा रीड करा दूं, फिर उसके बाद ना, हो सकता है तुमने देखा मैंने नहीं देखा। ठीक है, यहाँ एक बार रीड कर ले। अब इसके बाद क्या है, कैपिटल 100% ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर इनकर्ड ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर होली एंड एक्सक्लूसिव फॉर द अबव बिजनेस वुड बी अलाउबल एज डिडक्शन। एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, ये इंपॉर्टेंट है। द एक्सपेंडिचर इनकर्ड प्रायर टू द कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस वुड बी अलाउड एडिशन इन द ईयर ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस एंड shall also be capitalized in the books of the assessee on the commencement of operation। बहुत सिंपल सी बात है, अगर बिजनेस शुरू करने के पहले कोई खर्चा किया था, ऑब्वियस सी बात है ना, कैपिटल असेट्स तो बिजनेस शुरू करने के पहले ही खरीद जाते हैं। कोल्ड चेन फैसिलिटी बना रहे हो, वेयर हाउस बना रहे हो, तो खर्चा पहले, सेटअप तो पहले ही लगाओगे ना, तो पहले साल में आपको क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। द लॉस ऑफ स्पेसिफाइड बिजनेस कैन बी सेट ऑफ ओनली अगेंस्ट स्पेसिफाइड बिजनेसेस बट कैन बी कैरीड फॉरवर्ड indefinitely set off against one or more specified business। मतलब कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, indefinitely। कब तक कैरी फॉरवर्ड हो सकता है, indefinitely। मतलब पूरे सालों तक, जब तक है जान, जब तक है जिंदा, जब तक है बिजनेस, क्या करते रहो, कैरी फॉरवर्ड करते रहो। और स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस सेट ऑफ करने सिर्फ स्पेसिफाइड बिजनेस से ही मिलेगा। द अबाउट डिडक्शन इज अलाउबल ओनली इफ अकाउंट्स ऑफ द एससीसी आर ऑडिटेड। इंपॉर्टेंट बात, क्या होने चाहिए, ऑडिटेड होनी चाहिए बाय अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड दे आर
any asset in respect of which the deductions claim can be used only for the specified business for a period of 8 years beginning in the previous year in which the asset was acquired मतलब 8 साल तक आप क्या यूज करोगे, उसको यूज करोगे, उसके अलावा किसी और चीज में यूज कर सकते नहीं हो। किस किस चीज का नहीं मिलेगा? लैंड का नहीं मिलेगा, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का नहीं मिलेगा और गुडविल का नहीं मिलेगा। हाँ या ना फटाफट बोलो। फिर ये बोल दी 10,000 पेमेंट वाली बात, एनी एक्सपेंडिचर द एग्रीगेट अमाउंट पेमेंट एक्सीडिंग 10,000 पर डे अदरवाइज देन बाय अकाउंट पे चेक, वो अलाउ नहीं होगा। ठीक है, क्या अकाउंट पे चेक के अंदर वो डेबिट कार्ड सब आ जाता है, वो सब लिखा हुआ है। हाँ या ना फटाफट बोलो। इतनी बातें तो मैंने बोली दे दी। इन केस ऑफ इंडिविजुअल एचयूएफ एओपीबीआई कैरिंग ऑन स्पेसिफाइड बिजनेस देयर वुड आल्सो बी अवेलेबल shifting out of the default tax regime under section 115 BAC। क्या? In case of individual HUF AOPBI carrying out specified business, deduction of 35 would also be available of shifting out of the default tax regime 115 BAC। A company would not be eligible for 35 if he opts for 115 BAA या BAP। मतलब कुल मिला के 115 BAC न्यू टैक्स रिजाइम में 35 AD का डिडक्शन नहीं मिलता है। ये हमने वहां भी पढ़ा था, जो मैं बोल रहा था कि 35 AD में अभी पढ़ाने वाला हूं। याद आया? अरे हाँ बोलो यार। कुल मिला के क्या है, अगर आप न्यू टैक्स रिजाइम में हो, काय में हो? न्यू टैक्स में, तो 35 AD की पंचायत नहीं है। अगर आने वाले सालों में क्या हो जाए, न्यू टैक्स रिजाइम ही कंपल्सन हो जाए, वो तो हो ही गई है, ऑप्ट आउट करना पड़ता है। धीरे धीरे सरकार क्या करेगी, ओल्ड टैक्स रिजाइम को हटा दिया। अगर ओल्ड टैक्स रिजाइम को हटा दिया तो सोचो सिलेबस कितना कम हो जाएगा, कितनी सारी चीजें जो 115 पीएससी में नहीं मिलती वो सब क्या हो जाएगी, हट जाएगी। 35 एडी नहीं पढ़ना, साइंटिफिक रिसर्च नहीं पढ़ना, जीवन कितना आसान हो जाएगा। क्या बात समझ में आ रही है? अभी तो पढ़ना है, अभी तो तुमको दोनों पढ़ना है, ये भी याद रखना है कि ये है तो है, वो है तो नहीं है। अब तो डबल काम है अभी तो तुम लोग के लिए। कोई बात नहीं बेटा, क्या करोगे? हाँ बेटा 2-3 साल रुक जाओ। अगर सरकार ने किया, पता पड़ा तुम बुढ़ी हो गई, अभी सरकार कम करेगी और मैं फिर एग्जाम दूंगी, है ना? तो नो डिडक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ एक्सपेंडिचर 3581 shall be allowable to the assessee under any other section any previous year under this section in the previous year if the deduction has been claimed opted by the assessee allowed to him under this section। कोई और डिडक्शन नहीं मिलेगा अगर 35 एडी का डिडक्शन तुमने अपने जीवन में ले लिया है तो। चलो हो गया। अब कहानी सुनो, कहानी सुनो। मेरे पास एक एसेट था स्पेसिफाइड बिजनेस का। क्या था? स्पेसिफाइड बिजनेस का। मैंने उसको क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया नॉर्मल बिजनेस में। मतलब मैं एसी खरीद के लाया होटल के लिए, 3 स्टार होटल के लिए। तो ये क्या था? स्पेसिफाइड बिजनेस। डिडक्शन ले लिया और अब उसको 2 साल तक 3 साल तक चलाया होटल में ही। अब होटल में नए एसी लगाने हैं, तो इस होटल को उठा के कहां पे लेके आ गया? अपनी कोचिंग में। तो किसको? हाँ तो एसी को तो लाया है। अरे होटल को कैसे ले आऊंगा कोचिंग में? तुम लोग भी यार। ठीक है, एसी को उठा के क्या ले आए? कोचिंग में। अरे सुन रहे हो? अब मेरी कोचिंग में एसी लगे, कौन से वाले? होटल वाले। क्या बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये स्पेसिफाइड बिजनेस से नॉन स्पेसिफाइड बिजनेस में शिफ्ट हुआ। अरे बोलो ना यार। यहां पे कितने साल चला था? 3 साल। मैंने बोला, अब उनने क्या बोला, अच्छा ये एसी मान के चलो कितना का था? 1 लाख का। कितने का एसी था? 1 लाख का। अरे जे वाला नहीं यार, होटल का सेंट्रलाइज्ड एसी था ना यार। तुम लोग तो और ठीक है, होटल का एसी था 1 लाख का। यहां रहो, होटल का एसी था 1 लाख का, उसको शिफ्ट कर दिया यहाँ पे। प्लीज प्लीज प्लीज, उसको शिफ्ट कर दिया कहां पे? अपने कोचिंग बिजनेस में। कहां में शिफ्ट कर दिया? कोचिंग। 3 साल तक होटल में चलाया था, तब मुझे पूरा 1 लाख का 100% डिडक्शन मिल गया था। अब सरकार ने क्या बोल दिया? पूरा 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा तुम्हारा? पीजीपीपी की इनकम। क्या हो जाएगा? पीजीपीपी की इनकम। मैंने बोला मालिक सुनो, थोड़ा सा रहम करो। सरकार ने बोला क्यों रहम करें, तुमने यूज किया था। हमने कहा एक काम करो, वहां तुमको क्या मिला था? 100% डिडक्शन मिला था। बोलते फिर से इनकम। मैंने कहा 3 साल यूज किया, अगर पहले ही दिन कोचिंग में लगाता तो 3 साल का 32 के सेक्शन 32 के हिसाब से डेप्रीसिएशन तो मिलता। आज मेरे को फिर से, अब वो 1 लाख का एसी बचा भी नहीं है, 3 साल यूज हो चुका है, तो कम से कम डेप्रीसिएशन तो दो माता। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, आपको जितना डिडक्शन मिला था वो माइनस
नोशनल डेप्रीसिएशन, माइनस क्या करेंगे, नोशनल डेप्रीसिएशन। नोशनल डेप्रीसिएशन का मतलब क्या था कि वो डेप्रीसिएशन जो आपको मिल जाता, वो डेप्रीसिएशन जो आपको मिल जाता अगर 3 साल आप उसको यहां पे यूज ना करते, वो माइनस करने के बाद, वो माइनस करने के बाद बाकी का आपको क्या बन जाएगी, पीजीपीपी इनकम। क्या बन जाएगी, पीजीपीपी इनकम। रुकना यहां पे, वहां जितनी पीजीपीपी इनकम बनी है वो यहां पे आके क्या हो जाएगा, आपका ब्लॉक ऑफ असेट में क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। रहेगा ये सब के सब, हाँ या ना बोलो। ये देखो, यहां देखो, यहां देखो, देखो, ये क्या है, होटल। ये क्या है बेटा, होटल। और ये क्या है बेटा, कोचिंग। सुन रहे हो क्या, ये क्या है, होटल, ये क्या है, कोचिंग। होटल में क्या लगा था, एसी। होटल में क्या लगा था, अरे होटल की दीवार में एसी लगा ना बेटा, कितने साल चला, 3 साल। ये यहां से शिफ्ट हो गया यहाँ पे, यहाँ के लग गया। तो अब इसकी इनकम बनानी है और इसने खरीदा, इसकी कॉस्ट बनानी है, बोलो हाँ। तो इसने जितना खरीदा था वो माइनस डेप्रीसिएशन 3 साल का जितना मिल जाता वो माइनस करके इसकी क्या हो जाएगी, पीजीपीपी की इनकम। क्या हो जाएगी, पीजीपीपी की इनकम। और जितनी वहां पे पीजीपी की इनकम हुई उतनी ही कॉस्ट यहां पे आके क्या हो जाएगी, ब्लॉक ऑफ असेट में आके क्या हो जाएगी, ऐड। यहां पे और एसीज लगे होंगे, एक ब्लॉक होगा प्लांट एंड मशीनरी का, तो वो जाके ब्लॉक ऑफ असेट में क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। फिर यहां पे आगे चल के नॉर्मल डेप्रीसिएशन मिलने लग जाएगा। कितनों को समझ में आई बात, यही बात लिखी है यहां पे। If any asset on which deduction 3580 has been allowed is used for any other purpose other than the specified business, the total amount of deduction so claimed and allowed in one or more previous year in the respect of such asset as reduced by the amount of depreciation allowable in accordance with the provisions of section 32, यानी उसमें से माइनस किया क्या बेटा, डेप्रीसिएशन जो उनको मिल जाता। If no deduction had been allowed, 3580 shall be deemed to be the income of the assessee charged under PGPP of the previous year in which asset is so used। क्या बात समझ में आ रही है, पीजीपी में क्या हो जाएगा, इनकम बन जाएगी। ये तुमको एग्जांपल दिया है, इससे एकदम क्रिस्टल क्लैरिटी तुम्हारे पास आ जाएगी। सुन रहे हो, क्या बोला है, कंपनी परचेज द प्लांट एंड मशीनरी फॉर 2 करोड़, 2 करोड़ की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी एंड क्लेम डिडक्शन 3580, पूरा 2 करोड़ का डिडक्शन मिल गया। However, the very next year, the plant and machinery purchase was put to use for unspecified business। 1 साल यूज करने के बाद सेकेंड ईयर में उसको क्या कर दिया गया, स्पेसिफाइड बिजनेस में से हटा के अनस्पेसिफाइड बिजनेस में ट्रांसफर कर दिया गया। पहले साल में डिडक्शन कितना मिल गया था, 2 करोड़ का। क्या इस बार भी 2 करोड़ मिलेगा, नहीं, 2 करोड़ में माइनस करेंगे क्या, डेप्रीसिएशन। कितना वाला, 15%। ठीक है, कितना आ गया, 1 करोड़ 70 लाख। ये क्या हो जाएगी, प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स इन अकॉर्डिंग टू सबसेक्शन 7B ऑफ 3580। ये क्या हो जाएगी, स्पेसिफाइड बिजनेस की पीजीबीपी की इनकम हो जाएगी। कितनों को समझ में आ गया। और यही अमाउंट जाके क्या हो जाएगा, वहां अनस्पेसिफाइड बिजनेस में ब्लॉक ऑफ असेट में ऐड हो जाएगा। कितनों को समझ में आया, आया आया आया। अच्छा सेक्शन था, हैवी सेक्शन था। थोड़ा सा एक बार इलस्ट्रेशन 8 ट्राई करो, 9 ट्राई करो, फिर अपन आगे बात करेंगे। आओ 8 को ट्राई करो बेटा। खुद से ट्राई करो, मैं रीड करके जानबूझ के नहीं बता रहा हूँ, ये रीड करने के बाद आपको सॉल्व करना है खुद से, नहीं तो फिर मैं तो कराऊंगा ही। ये तो सड़ा सवाल है। 11 कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग ऑपरेटिंग होटल 3 स्टार कैटेगरी। ठीक है, द कंपनी इनकर्ड द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर इंक्लूडिंग लैंड 70 लाख ड्यूरिंग दिसंबर 21 टू मार्च 23 व्हिच वर कैपिटलाइज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। 1 करोड़ 30 लाख में 70 लाख हटा दो, कितना बचेगा, कितना बचेगा, 60 लाख। और दूसरा कैपिटल इनकर्ड ड्यूरिंग प्रीवियस 23 इंक्लूड 40 लाख का गुडविल। 1 करोड़ में से 40 लाख हटा दोगे तो 1 करोड़ बच जाएगा। तो टोटल कितना आ जाएगा बताओ मुझे, 1 करोड़ 60 लाख का क्या मिल जाएगा, डिडक्शन मिल जाएगा। हो कि नहीं हो, फटाफट बोलो। चलिए अगला देखिए, ये खुद से रीड करो, खुद से सॉल्व करो, फिर मैं बताऊंगा आपको, गिविंग यू टाइम। इंपोर्ट वाली बात बेसिकली ये है, तुम्हारे में लिखा पता नहीं क्यों है, होना तो चाहिए कि सेकेंड हैंड गुड्स का डेप्रीसिएशन का 3580 में डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेकेंड हैंड गुड्स का 3580 में डिडक्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ न्यू मशीनरी का मिलेगा। एंड इन केस अगर कोई भी इंपोर्टेड मशीनरी है, अगर कोई इंपोर्टेड सेकेंड हैंड मशीनरी है
तो इट विल बी कंसिडर्ड एट न्यू इन इंडिया। क्या ये था? जो बिजनेस है वो डीमर्जर या स्प्लिट ऑफ से बिजनेस नहीं होना चाहिए। द बिजनेस शुड बी न्यू, मतलब वो जो बिजनेस है स्पेसिफाइड बिजनेस डीमर्जर या फिर स्प्लिट ऑफ होके बिजनेस नहीं बना होना चाहिए। क्या? तभी तो मैंने बस बता दिया कि अगर कहीं आ जाए तो। कौन सी? हाँ 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 हाँ। हाँ हाँ। तो अगर नहीं है तो फिर उसको स्किप कर दो, कोई दिक्कत की बात। नॉलेज देखो, मैं को जितना याद रहता है मैं बोल देता हूँ। एक काम करो, जितना एक्सट्रीम तुमने नोट कर पाए नोट कर लो। एक बार बस नजर मार लो, बहुत ज्यादा उसमें ध्यान नहीं देना है, क्योंकि देखो यार मैं खुद बता रहा हूँ, कोई भरोसा नहीं रहता आईसीएसआई का कब क्या दे दे, ठीक है क्या? तो जितना है मैं उतना बताते जाता हूँ। कई बार मेरे से कुछ चीजें छूट जाती, कई बार कुछ चीजें एक्स्ट्रा हो जाती हैं, ये बहुत नॉर्मल सी बात है, टैक्स बहुत वास्ट होता है। अगर कुछ छूटा हुआ तुमको दिखता है तो मुझे बता दो भैया ये रह गया था, मैं बता दूंगा, है ना? एक्स्ट्रा वाला सिर्फ लिख के रख लो कहीं पे, कि कई बार क्या होता है ना यार, आ जाता है एग्जाम में तो सुना था, आया था, बताया था, हल्का बहुत बताया था, वहीं पे तुमको मिल जाएंगे मार्क्स। के बाद समझ में आ रही है, पार्शियली भी करके आ जाओगे तो। ये पूरा क्वेश्चन करना है तुमको, इलस्ट्रेशन 9 अभी जल्दी करो बुक में देख के, लिख के करना भाई प्रॉपर ना। टोटल कितना रिडक्शन मिल रहा है बताओ? 1 करोड़ 90 लाख। पीजीपीपी की इनकम पहले कितनी थी? 80 लाख। उसमें से 1 करोड़ 90 लाख माइनस करोगे तो कितना बच जाएगा? नेट क्या बच जाएगा? लॉस। क्वेश्चन ने ये बोला है ना कि इनकम बिफोर डिडक्शंस कितनी थी? 80 लैक्स। देखो इनने कैसे किया, प्रेजेंटेशन देख लो। इनकम कितनी थी? 80 लाख। माइनस किया 3580 का डिडक्शन, प्रीवियस ईयर का डिडक्शन 40, करेंट ईयर का डिडक्शन 1 करोड़ 50 लाख, तो टोटल हो गया 190 लाख। लॉस कितना हो गया? 110 लाख। ठीक है क्या? इनकम ऑफ 4 स्टार होटल, एक और कुछ और बिजनेस भी है उसका शायद से, कहाँ बोला है? Assume that a company has another existing business of running a 4 star hotel in Kanpur, which was commenced operation 6 years back. प्रॉफिट फ्रॉम विच इज 130 लाख। 130 लाख, ये भी स्पेसिफाइड बिजनेस ही हो गया। ये भी क्या हो गया? स्पेसिफाइड बिजनेस। तो स्पेसिफाइड बिजनेस कितना हो गया? 130 लाख। ये प्रॉफिट, इसका लॉस इसके प्रॉफिट से क्या हो जाएगा? सेट ऑफ हो जाएगा। 130 का 110 से सेट ऑफ हो जाएगा, कितना बच जाएगा? 20 लाख। कितनों को समझ में आया? क्लियर आया? पक्का? एक थोड़ी सी गहरी चीज सिखाऊं?
मुझे एक बार बताओ, ऊपर जाओ टेबल में और जाके देखो कि होटल के लिए डेट क्या दी थी। 4 स्टार नहीं, क्वेश्चन में नहीं, टेबल में। 1/4/2010। यहां इसने जो होटल है वो कौन सा है, इसका कब का है? विच वॉज कमेंस ऑपरेशन 6 years बैक। क्या बात समझ में आ रही है? अब मुझे बताओ, वैसे है नहीं तुम्हारे सिलेबस में लेकिन फिर भी एक जस्ट जनरल नॉलेज के लिए, अगर जो होटल है वो 2000 कौन सा साल था, 10 के पहले का होता तो मिल। चलो, तो क्या बता रहा था मैं, हाँ, 2010 के पहले का होटल है, 2010 के पहले का होटल है, उसका डिडक्शन नहीं मिलेगा, मतलब उसके लिए कोई एसिड खरीदा तो उसके लिए डिडक्शन नहीं मिले। लेकिन मेरा समझो, एक होटल है 2009 का, एक होटल है 2009 का, उसके लिए कोई एसिड खरीदा डिडक्शन मिलेगा, उसके लिए कोई एसिड खरीदा डिडक्शन मिलेगा नहीं। अरे सुनो ना यार, उसके लिए डिडक्शन मिलेगा नहीं, 2010 के पहले का हो मेरे साथ। अब एक होटल है, दूसरा होटल खोला 2023-24 में, इसके लिए डिडक्शन मिलेगा, हाँ, क्लियर है, यहां तक समझ में आया? इसके लिए डिडक्शन मिल जाएगा, इसलिए डिडक्शन नहीं मिलेगा। अब मजे की बात सुनना, इस वाले बिजनेस में हुआ लॉस, ऑन है ना? तुम लोग यहां क्लास में ध्यान दो यार, इस वाले बिजनेस का क्या है, लॉस। क्या इस बिजनेस का लॉस इस बिजनेस के प्रॉफिट से सेट ऑफ होगा कि नहीं होगा? फिर से बोलूं, ये 9-10 के होटल है, ये 20-21 का होटल है, इस पे डेप्रिसिएशन, इसमें 35 AD का 100% डिडक्शन नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे डिडक्शन मिल जाएगा। क्या इसका प्रॉफिट, क्या इसका क्या इसका लॉस इसके प्रॉफिट से सेट ऑफ हो सकता है? क्यों हो सकता है? क्योंकि बिजनेस तो दोनों स्पेसिफाइड है ना, डिडक्शन के लिए एलिजिबल नहीं है। बात समझ में आई? क्योंकि क्या बोला है, स्पेसिफाइड बिजनेस कौन से होंगे, 4 स्टार होटल, कोल्ड चेन फैसिलिटी, ये वो फला फला फला। डिडक्शन कब मिलेगा, जब 1/4 के बाद के हैं। और नीचे लॉ में क्या बोला, एक स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस दूसरे स्पेसिफाइड बिजनेस के प्रॉफिट सेट ऑफ हो सकता है। इतना गहरा तुमसे पूछेंगे नहीं, बट फिर भी मैंने तुमको थोड़ा गहरा बता दिया। हाँ या ना, फटाफट हो, समझ आया कि नहीं आया? आया? आया। चलो, अब इसके बाद हमको क्या पढ़ना है इसमें, अब हमको इसमें एक चीज पढ़नी है, 35D पढ़ना है। ऊपर है कि नीचे, देखो एक बार।
ये आ जाओ सेक्शन 35D। सेक्शन 35D इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट सेक्शंस। मैं ना मेन मेन चीजें पहले कहा था ना, क्योंकि मैंने तुम्हारे में ना अटर पटर भी थोड़ी बहुत सारी चीजें भी यहाँ वहाँ की भी दी हुई हैं, इंपॉर्टेंट है, आ सकती हैं, मॉड्यूल में जो दिया है सब आ सकता है, पर ये थोड़े 35AD हो गया, 35D हो गया, साइंटिफिक रिसर्च 35 हो गया, 32 डेप्री, ये प्रबल है, ये आएंगे ही आएंगे। मतलब बाकी सब कहीं साइड में डाल देंगे वो थोड़ा थोड़ा, ये मेन कोर तो रहेगा ही रहेगा। क्लैरिटी है कि नहीं है, फटाफट बोलो। सेक्शन 35D क्या बोलता है बेटा? 35D क्या बोलता है? कोई भी ऐसी कंपनी जिसके प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस समझते हो क्या होते हैं? बिजनेस स्टार्ट होने के पहले के खर्चे, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस कैसे अलाउ होंगे उसकी बात की गई है। तो अगर आपने बिजनेस स्टार्ट करने के पहले क्या किया? मार्केट सर्वे किया। क्या किया? मार्केट सर्वे किया। फिर क्या करी? इंजीनियरिंग सर्विसेज दी। फिर क्या करी? ड्राफ्टिंग, पेंटिंग, ये सब कराया, ठीक है क्या? प्रिंटिंग ऑफ एमओए एओए कराया, मतलब कुछ भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की, लीगल फीस भरी। क्या बात समझ में आ रही है? ये सारे खर्चे किए हैं, तो ये क्या हो जाएंगे? आपको मिल जाएंगे। कब? किसको मिलेंगे? रेसिडेंट असेसी को मिलेंगे। किसको मिलेंगे? रेसिडेंट असेसी को मिलेंगे, ठीक है क्या? अगर आपके कोई भी खर्चे बिफोर कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस के, रेसिडेंट असेसी है, ठीक है, और इंडियन कंपनी है। इसको दो पार्ट में बांट देते हैं, या तो इंडियन कंपनी होगी या तो अदर एसएससी होगा, ठीक है। डिडक्शन टू रेसिडेंट असेसी, ठीक है, इंडियन कंपनी होगी या तो क्या होगा तुम्हारा? अदर एसएससी होगा। कितना डिडक्शन मिलेगा पता है? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, या तो फिर ये नंबर वन, या तो फिर 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल एम्प्लॉयड, विच एवर इज लोअर, विच एवर इज लोअर। कितना रिडक्शन मिलेगा बताओ मुझे? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? कितना मिलेगा? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस क्या आएगा? एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, विच एवर इज लोअर। होता क्या है समझना ध्यान से, मैंने बिजनेस चालू कर दिया, अब मैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस के बहुत सारी चीजें वो नहीं होती, मतलब कि बिल्स वगैरह नहीं होते, क्योंकि बिजनेस चालू नहीं हुआ था ना, तो इंडिविजुअल अपने नाम पे अब कंपनी बनी नहीं है, मैं खर्चे कर रहा हूं, तो कंपनी के नाम का बिल तो बनवा सकता नहीं हूं। हर बार वो खर्चे करने के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता था? प्रमोटर। कौन होता था? प्रमोटर। अब प्रमोटर बता रहा है मेरा ये सब खर्चा हुआ, मुझे अलाउ कर दो। क्या बात समझ में आ रही है? अब वो उठपटांग भी बता सकता है, इसलिए इसमें क्या लगा दी गई? कैप लगा दी गई। क्या लगा दी गई? कैप। कितनी कैप भैया? ठीक है, एक्चुअल खर्चे पूरे दे देंगे, लेकिन मैक्सिमम कितना देंगे? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। अबे 1 करोड़ का तुम्हारा प्रोजेक्ट है, पूरा पूरा प्रोजेक्ट 1 करोड़ का है, उसका 5% से ज्यादा तुमने प्रीलिमिनरी खर्च कर दिया, ये क्या बात होती है? तो हम तो कितना देंगे? 5%। कितना देंगे? 5%। कितनों को समझ में आया? जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अलाउ करने के लिए कैप है, कितनी कैप है? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या कैपिटल इंप्लॉयड। क्या बात समझ में आ रही है? कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट अलग होता है, कैपिटल इंप्लॉयड अलग होता है, तो एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट देखेंगे, एक बार कैपिटल इंप्लॉयड देखेंगे। ऑब्वियसली बात है, दोनों में से जो ज्यादा होगा उसको लेंगे, क्योंकि डिडक्शन अपन को ज्यादा चाहिए ना, जो भी ज्यादा होगा उसका 5% निकाल लेंगे। कितनों को समझ में आया? क्या होता है कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट, क्या होता है कैपिटल इंप्लॉयड, मैं 2 मिनट बाद बताऊंगा। हाँ, अब पूछो। अगर 1 करोड़ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, तो 1 करोड़ का 5% या एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, विच एवर इज लोअर। क्या बात समझ में आ रही है? और अगर अदर रेसिडेंट हो तो कितना रहेगा? वही है, सेम है, फर्क नहीं है। एक्चुअल प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस या फिर क्या है? 5% ऑफ सीओपी, विच एवर इज लोअर। यहां पे दो ऑप्शन थे, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट के कैपिटल एम्प्लॉयड, और यहां पे सिर्फ एक ऑप्शन है, कैपिटल कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट। कैपिटल एम्प्लॉयड यहां पे चेक करेंगे नहीं। कितनों को समझ में आ गया? क्लैरिटी है? अब मैं एक बार बुक में रीड कराऊंगा, उसके पहले एक बार ये देख लो। ये बनाना है क्या? अच्छा, 2 मिनट और सुन लो। मान के चलो मेरा एक्चुअल खर्चा, मेरा प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ था कितना? 2.5 लाख, 3 लाख रुपए, और मेरा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट है 100 लाख, यानी कि 1 करोड़। बताओ कितना डिडक्शन मिलेगा मेरे को? 3 लाख या फिर 100 लाख का 5%। 100 लाख का 5% कितना आ जाएगा मुझे बताओ? 5 लाख, विच एवर इज
लोअर। कितना मिल जाएगा? 3 लाख। क्या बात समझ में आ रही है? क्या ये पूरा 3 लाख एक बार में मिलेगा? नहीं, ये 3 लाख मिलेगा 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में। कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में। यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, मैं चला रहा हूं धंधा, मैं चला रहा हूं धंधा, मैंने बिजनेस शुरू किया। शुरू करने के पहले खर्चे थे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस जो प्रमोटर ने किए थे, वो पूरा पूरा एक्सपेंस मांग रहा था। इनकम टैक्स ने बोला तुम अकाउंट्स में, लॉ में जो करते होगे हम बताएंगे इनकम टैक्स में क्या होगा। हमने कहा बताओ। बोले हम आपको मैक्सिमम कितना देंगे? 5% ऑफ सीओपी या सीई को, है ना? हाँ 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 हाँ, कितना देंगे? 5% ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट या 5% ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, वो लेंगे, या तो फिर एक्चुअल एक्सपेंस विच एवर इज लोअर। इतना आपको अलाउ हुआ है, इतना आपको अलाउ। क्या पूरा एक बार में अलाउ हुआ है? नहीं, ये भी आपको कितने मिलेगा? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। कैसे मिलेगा? 5 एनुअल इंस्टॉलमेंट में। हर साल 1/5 1/5 1/5 आप क्या करोगे? एक्सपेंस अलाउ करोगे। कितनों को समझ में आ गओ? आ गओ आ गओ आ गओ आ गओ आ गओ। फिर उनने क्या बोला है एक बार देख लो। कैपिटल एम्प्लॉयड में ये नोट करना है क्या कि बुक में मिल गया है? बुक में भी होगा वैसे, लेकिन आजू में बना लो। हाँ, एक काम करो ना, ये बना लो, फिर मैं रीड भी करवा दूंगा। उनने क्या बोला है? वो सीओपी या सीई में विच एवर इज हायर बोला, ये मैंने बताया है कि दोनों चेक करेंगे जो आएगा। ये वहां पे लिखा होगा मैक्सिमम इतना मिलेगा। ठीक है, मैं रीड करा दूंगा। अगर नहीं भी लिखा है तो ऑब्वियस सी बात है, जितना एक्चुअली अलाउड है उतना ही मिलेगा ना, ये मैक्सिमम लिमिट होगी। क्या बात समझ में आ रही है? अगर कम खर्चा हुआ तो ज्यादा थोड़ी अलाउ कर देंगे। पहले रीड करा दूं? आओ 2 मिनट होल्ड करो, पहले रीड करा देता हूँ, सारा लफड़ा नहीं चाहिए बाद में मुझे। अंडर सेक्शन 35D, इंडियन कंपनीज एंड अदर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर रेसिडेंट इन इंडिया। मतलब मतलब इंडियन कंपनीज एंड अदर नॉन कॉर्पोरेट टैक्स पेयर्स रेसिडेंट इन इंडिया, मतलब आप रेसिडेंट होने चाहिए। अगर कंपनी नहीं हो तो या तो क्या आने चाहिए? इंडियन कंपनी होने चाहिए। ठीक है? क्या क्या मिलेगा आपको? would be entitled to amortize certain preliminary expenses including by them for establishment of business concerns or the expansion of the project concerns। existing project को expand कर रहे हो वो भी इसमें आ जाएगा। prior to the commencement of business, the eligible which qualify for the amortization should have been incurred by the assessee before the commencement of business। if however the expenditure incurred after the commencement of business, it is essential that the expenditure should be in connection with the extension or expansion of the undertaking। मतलब या तो नया business सुन रहे हो, ऐसा लगा ना बड़बड़ बड़बड़ बोलते जा रहा हूं, सुन कोई नहीं रहा है। या तो बिजनेस शुरू करने के पहले का प्रीलिमिनरी कहलाएगा, या तो कुछ एक्सपेंशन या कोई नया प्रोजेक्ट ला रहे हो उसको भी उसके लिए कोई खर्चा कर रहे हो तो उसको भी क्या बोलेंगे? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस बोलेंगे। एलिजिबल डिडक्शन, द अमाउंट ऑफ क्वालिफाइंग अमाउंट वुड बी अलाउबल इन 5 equal installments beginning in the previous year in which the business of this year actually commences or the previous year in which the extension of the project is completed। ठीक है? the following expense incurred by the associate qualified मिल जाएगा। ये सारे खर्चे जो आपको क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। the maximum aggregate amount of qualifying that can be amortized can be fixed at 5% of the cost of product in case of other Indian company, other than Indian company, in case of Indian company at the option of 5% of the capital employed in the business or cost of project, whichever is higher। the excess if any of the qualifying amount shall be ignored। ठीक है? 5%, मेरी बात सुन लो, ये इनका यहां लिखा हुआ है क्वालिफाइंग अमाउंट, क्लियरली ये है। सुनो ना, जितना खर्चा किया उससे ज्यादा अलाउ कर देंगे क्या? एक्चुअल एक्सपेंस या 5% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट विच एवर इज लोअर। क्या बात समझ में आ रही है? और कैपिटल यहां मैंने बोल दिया, जो मैंने बनाया वो परफेक्ट बनाया तुमको। यहां क्या बताया?
यहां मैंने कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट और कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑब्लिक लगाया, कॉमन सेंस है, 5% ऑफ सीओपी या 5% ऑफ सी, ये देखना इसमें से जो हायर होगा वही लेंगे ना, क्योंकि हमको क्या चाहिए, ज्यादा डिडक्शन। अरे हमको क्या चाहिए, ज्यादा डिडक्शन। अगर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है तो उसका 5% निकालो, कैपिटल एम्प्लॉयड ज्यादा है तो उसका 5% निकालो, फिर उसको कंपेयर करो किससे, विच एवर इज लोअर से। समझे कि नहीं समझे, यही है, इतना ही है। और अदर एसएससी के लिए 5% ऑफ सीओपी। इन दोनों में क्या फर्क है, यहाँ सीओपी है, यहाँ सीओपी और सीई है, इतना फर्क है। हाँ या ना बोल दो। सीओपी क्या होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है, तुम्हारी किताब में नहीं दिया तो मैं आगे नहीं पढ़ रहा हूं, उसमें इतना दिमाग नहीं। सॉरी। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकलेगा और कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगा, कहां लिखा है, लिखा है तो बता देता हूं, इतना नोट करो। डन डन ओए, क्या कर रहे थे तुम लोग, है नहीं तो हो गया यहां तक, आगे बात करें। चलो आगे क्या, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट कैसे निकलेगी, देखो 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 देखो, क्या वो पेड़ है, एक बंद हो गया कोई, देखो देखो, क्या वो पेड़ है, चादर ओढ़े या खड़ा कोई। अबे आओ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा बताओ, कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्ट में क्या क्या आएगा बताओ, बताओ बताओ। अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स, अमाउंट इन्वेस्टेड इन फिक्स्ड एसेट्स ऑफ न्यू प्रोजेक्ट या एक्सटेंशन, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होगा, शेयर कैपिटल प्लस डिबेंचर्स प्लस लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, बुक में लिखी हो चाहे ना लिखी हो, ये डिसीजन से तय हुआ था। रिजर्व्स एंड सरप्लस पूरा लिख दूं, बाद में भूल जाओगे आरएस क्या है, तुम लोग कुछ और ही मतलब निकालोगे आरएस का।
रिजर्व्स एंड सरप्लस, सरप्लस की मैंने सही लिखी ना, रिजर्व्स एंड सरप्लस ब्रैकेट में जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम will not be part of capital employed, मतलब कि रिजर्व्स एंड सरप्लस, रिजर्व्स एंड सरप्लस कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं होगा। क्या बात समझ में आ रही? सिक्योरिटी प्रीमियम कोई अमाउंट है तो वो कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं होगा। अरे सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट है तो कोई भी कैपिटल एम्प्लॉयड में ऐड नहीं होगा। सिर्फ क्या क्या आएगा? शेयर कैपिटल, डिबेंचर्स, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स। हो गया क्या? बस चुप है, कोई बस नहीं, नो बस नो ट्रक। आगे बढ़े तो जल्दी करो ना। आखिरी में लगनी चाहिए मेरी क्लास, क्यों? सुबह सोते रहते हो, आखिरी में मर जाते हो, चाहते क्या हो पता नहीं, समझ नहीं आता। अभी लॉ पढ़ते तो और सो जाते कम से कम। चलो भाई टाइम अप हो गया, भागो यहाँ से, आगे बढ़ते हैं। क्या कितनी इतनी क्या कथा लिख रहे हो? 4 लाइन लिखनी। राइटिंग इतनी सुंदर है मेरी, जलते हो तुम लोग सबके सब। क्या? मैंने एक ही चीज सीखी, खुद लिखे खुदा पढ़े, हमको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, उसके बाद भगवान करेगा सारे काम बाकी। खुद लिखे, तुम फेल होते रहोगे, हमारा क्या है? हमको क्या है? चलो आगे बढ़े आगे बढ़े आगे बढ़े, आइए आगे बात करते हैं। तुम पागल नहीं हो भैया, वो लगाना सुना है ना? बस। हाँ तो तुम, तुम्हारा दिमाग खराब है। आओ, बस बस बस, इससे ज्यादा टाइम नहीं मिल सकता, आई एम सॉरी। ये स्पेक्ट्रम वाला भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ये पूरा रीड करना तुमको। हाँ, इसमें कुछ अलग दिखे तो मुझे बताना। हाँ, ये होमवर्क करना है, इलस्ट्रेशन 10 बेटा। हाँ, कंपलसरी होमवर्क है। चुप है। ये एक इंपॉर्टेंट अदर डिडक्शंस, देखो 30 से 35, 30 से 35 तक के डिडक्शन हमने पढ़े। सेक्शन 30 से याद करो, शुरू किया था हमने, याद है क्या? 28 चार्जिंग सेक्शन था, याद है? 30 में वो था रिपेयर रिपेयर वाला था, याद है क्या? फिर एक बार प्लांट एंड मशीनरी का था, फिर एक दिन बिल्डिंग का था, फिर 32 में हमने क्या पढ़ा? डेप्रीसिएशन पढ़ा। 33 ए बी हमने वो पढ़ा, टी कॉफी रबर वाला। ए बी ए वगैरह भी छोड़ा है, साइट रिस्टोरेशन वाला वो भी छोड़ा हुआ है। फिर हम सीधे 35 में आए। 35 में क्या पढ़ा? 35 में क्या पढ़ा? साइंटिफिक रिसर्च। फिर 35 एडी में क्या पढ़ा? वो स्पेसिफाइड बिजनेस। क्या बात समझ में आ रही है? अब आ गए 36 में। 36 क्या बोलता है कि 32 से 35 तक के अगर कोई एक्सपेंसेस छूट गए तो बाकियों को क्या करना है, वो बात करता है सेक्शन 36। मतलब कि बाकी सारे, एक याद करो, मैंने शुरू में आपको बताया था कि कौन से सेक्शन तक एक्सपेंसेस हैं। देख के बताओगे एक बार कौन से सेक्शन तक? बताया, स्टार्टिंग में लिखवाया था मैंने। 37 तक। हम कहां पहुंच गए हैं? 36। हम कहां पहुंच गए हैं? 36। इसके बाद एक सेक्शन और एक्सपेंसेस का, उसके बाद अपन एक्सपेंसेस निपट जाएंगे एक बार। बड़ा सीधा सीधा सा है, बहुत मेहनत मेहनत वाला काम नहीं है, 2 मिनट काम है। इंश्योरेंस प्रीमियम पेड किया, एक्सपेंस अलाउ होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा। प्रीमियम पेड इंश्योरेंस पॉलिसी टू कवर रिस्क डैमेज डिस्ट्रक्शन ऑफ स्टॉक,
स्टोर्स, आपने स्टॉक का क्या कराया, इंश्योरेंस कराया कि आग आग लग जाए तो इंश्योरेंस क्लेम मिल जाए। बिजनेस का खर्चा है, हो जाएगा। ये सारे करते समय बस तुमको एक ही बात का ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है, खर्चा काहे का होना चाहिए, बिजनेस का होना चाहिए, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, ठीक है क्या, देखो क्या लिखा है, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। फेडरल मिल्क कोऑपरेटिव सोसाइटी इफेक्ट टू कीप इन फोर्स इंश्योरेंस ऑफ द लाइफ ऑफ द कैटल ओन्ड बाय मेंबर ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। पता क्या ऐसा होता है, तुमको पता है अमूल कैसे काम करता है, कैसे काम करता है, अमूल इज अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। और कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसी है, मैंने अमूल का ऑडिट किया हुआ है एक टाइम पे, तो पता है इतना ध्यान रखते हैं वो इस चीज का। जैसे अपन मिल्क खरीदते हैं, कैसे खरीदते हैं, लीटर्स में, उन लोग मिल्क लीटर्स में नहीं खरीदते हैं। उन लोग मिल्क जब आता है ना, तो उनके मिल्क के अंदर दो कंपोनेंट होता है, एक होता है फैट और एक होता है एसएनएफ। फैट और दूसरा होता है सॉलिड बट नॉट फैट, एसएनएफ। उन्होंने दो कैटेगरीज बनाई रखी हैं। वो आपके मिल्क में मेजर किया जाता है कितना फैट और कितना एसएनएफ है, और जितना वो कंपोनेंट उनका एक रेशियो है, अगर उस रेशियो से ज्यादा है तो इतने पैसे, उस रेशियो से कम है तो मतलब मिल्क की क्वालिटी को वो लोग ग्रेड करते हैं, और उस बेसिस में वो क्या करते हैं, फार्मर्स को पैसे देते हैं। हम जब अमूल का ऑडिट करते थे अहमदाबाद में, कहाँ पे, पालनपुर करके, बनास काटा था, बनास, वहां पे उनका ऑडिट का हम जाते थे ऑडिट करने, तो वहां पे इवन पता उन लोग कितना ध्यान रखते हैं कि जितने भी फार्मर्स हैं वो लोग अपना मिल्क लेके आते हैं, ये लोग सेल करते हैं, पैसे देते हैं, ये तो ठीक है। अब गाय दूध कब आ गया, गाय जो भी भैंस दूध कब अच्छा देगी, जब वो खाएंगे अच्छा। उनके लिए कैटल फील्ड्स भी किसके हैं, कैटल फीड्स भी किसके हैं, खुद अमूल के हैं। क्या बात समझ में आ रही है, अमूल ने कैटल फीड्स खरीद रखे हैं, वहां पे कैटल फीड्स बनाए जाते हैं कि ये ही तुम अपने फार्मर्स को दिया जाता है, बेचते हैं उनको प्रॉपर कि तुम ये खरीदो, ये खिलाओ, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन अच्छा हो। अल्टीमेटली मिल्क की क्वालिटी उनके पास क्या आनी चाहिए, अच्छी आनी चाहिए। इस लेवल तक का ध्यान रखा जाता है। तो यहां पे इनने ये बोला है, यहां पे ये बात कहां से निकली, यहां पे इनका क्या बोलना है कि अगर इन्होंने इंश्योरेंस कराया, क्या कराया, इंश्योरेंस, किसने, कोऑपरेटिव सोसाइटी ने, किसके लिए, अपने फार्मर्स के कैटल के लिए, खुद के लिए नहीं, क्योंकि कैटल तो किसके पास होंगे, फार्मर्स के पास। उन बाय मेंबर ऑफ बीइंग प्राइमरी सोसाइटी एंगेज इन सप्लाइंग मिल्क रेज बाय मेंबर्स, तो ये भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। कुल मिला के इतना याद रखो, इंश्योरेंस प्रीमियम अलाउड हो जाएगा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के लिए पे किया तो, अगर इंप्लॉयर ने इंप्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस पे किया तो, बाय एनी मोड अदर देन कैश, कैश के अलावा किया होना चाहिए, अलाउ हो जाएगा। बोनस कमीशन फुल अलाउ हो जाएगा। डिडक्शन इन फुल एज लॉन्ग एज बोनस कमीशन शैल नॉट बी पेबल टू देम एज प्रॉफिट्स डिविडेंड्स इफ इट हैड नॉट बीन पेड एज बोनस कमीशन। इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल, ठीक है, इंटरेस्ट का एक चीज मुझे बतानी थी, क्या, अगर बिजनेस पर्पस के लिए लोन लिया है तो क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। अगर पर्सनल पर्पस के लिए लोन लिया है तो अलाउ नहीं होगा। बहुत सीधी सी बात है। और इसके अलावा क्या है, लोन किससे लिया होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है, किसी बैंक वगैरह से लिया होना चाहिए। दोस्त यार, पर्सनल इंसान से लिया हुआ लोन अलाउ नहीं होगा। लोन फ्रॉम शेड्यूल्ड बैंक, प्राइवेट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, स्टेट इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, एनबीएफसी, मतलब ऑथराइज बॉडी से लोन लेना चाहिए, यही बोला गया है इसमें। डिडक्शन अलाउड फॉर एनी इंटरेस्ट पेड रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर बिजनेस इन केस द कैपिटल बोरोड अकाउंट, पढ़ लेना पूरा। हाँ या ना, फटाफट बोलो। नहीं आया कि आया। इसके अलावा क्या है, डिस्काउंट ऑन जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें ब्याज नहीं मिलता, जिसमें ब्याज नहीं मिलता। तो कोई क्यों खरीदेगा बिना ब्याज का, क्योंकि उसमें डिडक्शंस पहले ही डिस्काउंट में बेचा जाता है और रिडीम पार पे किया जाता है। तो वो जो डिस्काउंट का ऑप्शन है, वो जो डिस्काउंट का ऑप्शन है, वो एक तरीके से खर्चा है, वो एक तरीके से क्या है, खर्चा है, वो भी क्या हो जाएगा, अलाउ हो जाएगा। सुन रहे हो या नहीं, लग नहीं रहा है अब तुम्हारी आंख कान आंखें बंद हो चुकी हैं, माथे के अंदर जाना बंद हो चुका है, ऐसे ही है क्या, क्या क्या क्या, एक्सपेंसेस और फैमिली प्लानिंग अगर आपने किया है, फैमिली प्लानिंग के लिए एजुकेशन बे साले, नालायक। देखो
कुल मिला के फैमिली प्लानिंग के लिए इंसान जाएगा नहीं, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉयज के लिए फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम चलाया। क्या बात समझ में आ रही है? क्या बात समझ में आ रही है? उनको एजुकेट करने के लिए कोई प्रोग्राम चलाया, तो उस प्रोग्राम का जो भी खर्चा होगा वो क्या हो जाएगा? अलाउ हो जाएगा। ये अभी 19 के हुए नहीं, इनको फैमिली प्लानिंग करनी है, नालायक। ठीक है, यहां तक हो गया। अच्छा, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, कंट्रीब्यूशन टू पीएफ, अगर प्रोविडेंट फंड में जैसे रहता है पैसा अपन जमा करते हैं एम्प्लॉइज का, तो याद रखना एम्प्लॉइज कंट्रीब्यूशन क्या हो जाता है? अलाउ हो जाता है। पर वो जो कंट्रीब्यूशन होना चाहिए वो कहां पे होना चाहिए? रिकॉग्नाइज्ड या अप्रूव्ड फंड में होना चाहिए और एक्चुअली डिपॉजिट हो जाना चाहिए। हाँ या ना फटाफट बोलो। एक काम करो, इतना ही पढ़ोगे क्या आज बस? तो फिर एक काम करूं, इतनों के मैं नोट्स भेजूं शॉर्ट में, रीड करके आओगे? समरी नोट्स भेज दूंगा, वो रीड करके आना, बाकी फिर तुमको, लेकिन उसके साथ साथ ये भी रीड करके आना, कल पूछूंगा सीधे मैं। क्लियर है क्या? इंपॉर्टेंट है। आज की सभा समाप्त। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।